हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जो 12th फिज़िक्स का जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ है, जुलाई 2025 से, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले हम देखते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोज विच कंजर्वेशन लॉ। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है KCL, कौन सा कंजर्वेशन ऑफ लॉ उसके अंदर लागू होता है? आपका चार्ज उसके अंदर क्या रहेगा? कंजर्व रहता है। उसके बाद सेकंड है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या होती है आपकी? ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसकी यूनिट क्या होती है आपकी? ओम मीटर। थर्ड क्वेश्चन, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड की। फोर्थ क्वेश्चन, करंट डेंसिटी इज ए, वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी ये। फिफ्थ क्वेश्चन, when a charged particle moves perpendicular to a magnetic field the path of the particle will be circular. Sixth question, in a solenoid number of turns per unit length are double. नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, यानी n को डबल कर दिया है। इट्स सेल्फ इंडक्टेंस क्या जो है आपकी? 4 टाइम्स, इस फॉर्मूले के हिसाब से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज एक्सेलरेटेड, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज जब होंगे तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल इल्यूशन सीन इन डेजर्ट इज कॉल्ड एज मिराज। 9th देखते हैं, 9th क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर 2D यानी 2 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f, F इज इक्वल टू 1/P, और P की वैल्यू 2 रखी, 0.5 ये मीटर आएगा आपका। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर। 10th क्वेश्चन, इफ रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्लू लाइट, रेड की बजाय अगर ब्लू लाइट को यूज़ करें इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज। क्यों? रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। If P is momentum of photon, its wavelength will be lambda is equal to h upon p. 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन, 0.4% यहाँ फॉर द मास डिफेक्ट ऑफ 0.5% ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 kg मटेरियल। बाइंडिंग एनर्जी बतानी है आपने। देखिए मास डिफेक्ट डेल्टा m 0.4 किसका है? 1 kg का। तो 0.4% क्या हो जाएगा? 0.4% को क्या कर सकते हैं? डेसिमल के नाम के 10% का नाम का कितना? 100 कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा? 0.004 इंटू 1 kg क्या हो जाएगा? 0.004 kg हो जाएगा मास डिफेक्ट। और एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा mc²। डेल्टा m की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखी, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आपका 3.6 इंटू 10⁻14 जूल। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, डी। उसके बाद देखते हैं 13th क्वेश्चन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में होल और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। 14th क्वेश्चन, when forward bias is applied to a p-n junction it lowers the potential barrier, potential barrier को कम कर देगा।
15th question. At polarizing angle, reflected and refracted rays inclined to each other at 90 degree. 16th assertion reason वाला 16th यहाँ देखिए assertion aircraft tires are slightly conducting. True है. Reason when conductor is connected to ground, extra charge induced on the conductor will flow to the ground. रीजन भी सही है. तो क्या जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा इसका. आपके असर्शन रीजन दोनों सही है. रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. उसके बाद 17th में दे रखा है द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल वेराइज विद डिस्टेंस फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है. कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड डिड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ये जो स्टेटमेंट ये दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न जो है ना एक्सप्लेनेशन वो सही नहीं दे रखी. तो आंसर क्या जाएगा इसका बी हो जाएगा. 18th क्वेश्चन. 18th द फोटोन वेव लाइक ए पार्टिकल. सही है. If E and P are the energy and momentum of the photon, then P is equal to E upon C. ये भी सही है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी. नाइनटीन्थ क्वेश्चन देखते हैं. 19th क्या है. 19th obtain the relation between magnetic permeability and magnetic susceptibility. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के अंदर आपको रिलेशन बताना है. When a magnetic substance is placed in the magnetizing field B नोट, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज्ड फील्ड के अंदर रखें, then net magnetic field inside the magnetized substance, जो सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज हुआ है उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो फील्ड मैग्नेटाइज कर जिसके अंदर उसको रखा हुआ है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस. और जब सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है उसके अंदर खुद के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उन दोनों का सम के इक्वल होता है. यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, बी इज इक्वल टू बी नोट प्लस बी एम. और बी नोट किसके इक्वल होता है आपका म्यू 0 इंटू एच, और बी एम इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई. दोनों को ऐड कर देंगे म्यू 0 एच प्लस म्यू 0 आई. दोनों में से म्यू 0 कॉमन ले लिया, एच प्लस आई हो जाएगा. अब क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाय एच. बी को एच से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी क्या एच से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाए बी अपॉन एच, और म्यू 0 इंटू एच बाई एच 1 हो जाएगा, और ये आई अपॉन एच. अब बी बाई एच क्या होता है आपका म्यू होता है, और आई बाई एच आपका क्या होता है आपकी काई एम, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो इनकी वैल्यूज़ को रख दी, बी बाई एच की जगह म्यू रख दिया, फिर म्यू 0 1 प्लस आई अपॉन एच क्या होता है आपका काई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. वो यही रिलेशन हमने बताना था. 20th क्वेश्चन देखिए. स्टेट फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडे के लॉ क्या देखिए. फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कंटिन्यूसली लिंक्ड विद कॉइल. किसी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कंटिन्यूसली अगर चेंज हो रहा है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल. कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी. सेकेंड लॉ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड फिर प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल, जो कॉइल में प्रोड्यूस होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल से क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और प्रोपोर्शनल के सिंबल को खत्म करेंगे तो माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी. ये आपका क्या है, फाई एम क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स. 21st क्वेश्चन.
राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है। मैंने कई सारे लिख दिए यहाँ देखिए। फर्स्ट जो है वो आपकी ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज, आप उनको पोलराइज कर सकते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। फोर्थ, देर इज नो डिफ्लेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम एज दे ट्रेवल, और दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस। 22nd क्वेश्चन, what is polarization of light? Name any two methods to produce plane polarized light. पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है और कोई दो मेथड बताने इसको प्रोड्यूस करने के। तो यहाँ लिखा देखिए, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन perpendicular to the direction of wave motion is called polarization of light. उसके बाद we can produce plane polarized light by the method of first polarization by reflection, second polarization by scattering. 23rd क्वेश्चन देखिए, why do stable nuclei never have more protons than neutron? किसी भी स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन कभी भी न्यूट्रॉन से ज़्यादा क्यों नहीं होते? क्वेश्चन ये है। ये इसका आंसर देखिए क्या, बिकॉज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या करेंगे, एंड रिपेल वन अनदर इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दिस रिपल्सन बिकम्स so great in nuclei with more than 10 protons, यानी 10 प्रोटॉन से ज़्यादा जब आपके हो जाएंगे तो ये रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। और सो दैट एन, और फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और सो दैट एन एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसके लिए फिर ज़्यादा न्यूट्रॉन चाहिए, किस लिए, विच प्रोड्यूस ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, और उस स्टेबिलिटी के लिए फिर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा चाहिए ताकि वो रिपल्सन ज़्यादा ना हो, आपका न्यूक्लियस जो क्या रहे, स्टेबल रहे। 23rd का और वाला पार्ट, राइट टू पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो बोहर का मॉडल, उसके कोई दो पोस्टुलेट आपने बताने हैं। यहाँ लिखे देखिए, फर्स्ट क्या आपका, फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट। स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, जिसको आप स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं, विदाउट इमिटिंग एनर्जी, कोई एनर्जी इमिट नहीं होगी। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांजिशन बिटवीन दीज ऑर्बिट्स, इन ऑर्बिट से ट्रांजिट कर सकते हैं। बाय कैसे होंगे ट्रांजिट उनका, एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग एनर्जी, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, यानी कि लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और हायर से लोअर में होगा तो एनर्जी इमिट होगी, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, वेयर द फोटोन एनर्जी, फोटोन की एनर्जी में फोटोन की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, और फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होगी, इक्वल्स द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी में जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी फोटोन की होगी। क्वेश्चन 23 का ये पार्ट या फिर और में एक और दे रखा है, कौन सा, कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, ए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज, इलेक्ट्रॉन बीम है जिसकी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या एनर्जी है, यूज टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन, गैसियस हाइड्रोजन के ऊपर बम्बार किया गया एट रूम टेम्परेचर,
व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिटेड, इससे कौन सी वेवलेंथ की सीरीज इमिट होगी। तो देखिए एनर्जी गिवन कितनी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में हो गया। अब अपने को पता है कि एनर्जी E किसके इक्वल है H इंटू न्यू, या ये कहते हैं E इज इक्वल टू H इंटू सी अपॉन लैम्डा, और यहाँ से अगर लैम्डा इज इक्वल टू कहें तो क्या हो जाएगा आपका एच सी अपॉन ई। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, और E की वैल्यू यहाँ से उठा के ये वाली यहाँ रख दी E की वैल्यू। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये बनेगा 0.993 10⁻⁻7 मीटर, डेसिमल को ख़त्म करेंगे 993 10⁻10 मीटर, और इसको क्या कह देंगे आप 993 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है हो जाएगी वेवलेंथ 993 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब अपने को पता है कि 919 आर्मस्ट्रॉन्ग से 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग तक आपकी क्या होती है लाइमन सीरीज होती है, और ये आपका 993 है। इट मीन्स 993 यहाँ कहीं है बीच में 993, और यहाँ यानी इस रेंज के बीच में है। इट मीन्स सीरीज कौन सी बन गई आपकी लाइमन सीरीज। तो लैम्डा 993 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके अंदर है भी आपका लाइमन सीरीज के अंदर है। इतना ही करना आपको, कंप्लीट है। 24th क्वेश्चन, ए सेमीकंडक्टर ऑफ एन टाइप हैज एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट स्टिल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो उसके अंदर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन फिर भी ये आपका वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है। ये देखिए इसका आंसर, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स इन जर्मेनियम और सिलिकॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर किससे मिलेगा आपको, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे एटम्स किसमें, जर्मेनियम और सिलिकॉन। द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टेक पार्ट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले लेंगे, एंड 5th इलेक्ट्रॉन इज फ्री, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। सिंस ईच एटम ऑफ द सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर का बेशक वहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, 5th फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेमीकंडक्टर का हर एक एटम क्या इलेक्ट्रिकली क्या है न्यूट्रल, यानी कि जो हर एक एटम है सेमीकंडक्टर का उसके अंदर प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के नंबर तो बराबर हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो न्यूट्रल, इसलिए एन टाइप जो आपका सेमीकंडक्टर वो भी क्या होगा न्यूट्रल होगा। देखते हैं आपका क्वेश्चन 25, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ohm, इट गिव्स ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, एंड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 एम्पियर इट गिव्स ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। दो कंडीशन दे रखी हैं। फर्स्ट पहले तो इसके अंदर फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आपका क्या है, E इज इक्वल टू I इंटू आर प्लस आर, यही होता है आपका। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखिए करंट कितना है 1 एम्पियर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या आपका 2 ohm, तो क्या लिखेंगे इसको E इज इक्वल टू I की जगह करंट लिख दिया हमने 1 एम्पियर इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R आपका 2 ohm है और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से दिखा दिया, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस के अंदर क्या कहा है, सेकंड केस के अंदर देखें तो इसमें क्या देखिए कि आपका करंट है 0.5 एम्पियर, करंट है 0.5 एम्पियर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका कितना है 5 ohm है, तो उसमें क्या लिखेंगे देखिए E इज इक्वल टू करंट आपका कितना है सेकंड केस में 0.5 एम्पियर, I की जगह 0.5, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 और प्लस R, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2। अभी दोनों तो E हैं यानी दोनों को इक्वल कर देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या 1 into 2 plus R इज इक्वल टू 0.5 into 5 plus R,
ये बन जाएगा आपका 2 + r इज इक्वल टू 0.5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 प्लस 0.5 r। इसको इधर ले आइए, r को इकट्ठा कर दीजिए, r माइनस 0.5 r इज इक्वल टू 2.5 और इस 2 को राइट साइड में ले जाएंगे -2, क्या बचेगा आपका ये 0.5 r इज इक्वल टू 0.5 और उसको डिवाइड करें तो r इज इक्वल टू क्या जाए आपका 1 ओम। और यही पूछा था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आपका, वो आपका हो जाएगा 1 ओम। क्वेश्चन 26 देखिए, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और इसके लिए एक्सप्रेशन बतानी है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ड्रिफ्टेड और मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी की तरफ जिससे मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। ये जैसे आपका यहाँ पे क्या दिखा रखा हमने, एक कंडक्टर है, यहाँ देखिए पहले कंडक्टर है मान लीजिए, इसके अंदर क्या है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करते हैं, इन थर्मल कंडीशन जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है, ये इन सब के अंदर मोशन होती है, जिग जैग मोशन, कोई किधर ऐसे घूम रहे होते हैं। लेकिन यानी वेलोसिटी तो है इनके अंदर, लेकिन वो वेलोसिटी ओवरऑल नहीं है, यानी कि ये अंदर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर ऐसे मूव करते रहते हैं। नेट वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे जीरो होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ओवरऑल वेलोसिटी तो होती नहीं, वैसे थर्मल कंडीशन के अंदर क्या है, ये मूव करते रहते हैं, लेकिन रहेंगे कंडक्टर के अंदर ही, कंडक्टर में आगे मूव नहीं कर पाते, आगे गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, ऐसे घूमते रहेगा ये जिग जैग मोशन में। तो एवरेज वेलोसिटी जो थर्मल के कारण हो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो होगी। सपोज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। एक बैटरी लगा देंगे इस कंडक्टर पे, जैसे बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर के एंड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा आपका, E इज इक्वल टू -V/L के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया तो फिर फोर्स लगेगा हर एक इलेक्ट्रॉन पे, तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू -EE। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू, यहाँ गलत लिखा गया है, ये फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू QE फोर्स। तो यहाँ Q की जगह क्या कर दिया हमने, -E कर दिया, Q की जगह -E कर दिया, तो F इज इक्वल टू -E। अब फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एक्सेलरेशन A, वो क्या हो जाएगा आपका, F इज इक्वल टू MA। ये भी F है, ये भी F है, दोनों को इक्वल कर देंगे, MA इज इक्वल टू -E इंटू E, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -EE/E। ये एक्सेलरेशन होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब। अब देखिए, सपोज देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग वैसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या, n इलेक्ट्रॉन है, और U1 U2 UN इनकी इनिशियल हैं, और V1 V2 VN की क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद मान लीजिए इनकी वेलोसिटी हो गई। तो V1 किसके इक्वल होगा आपका, +1 का फॉर्मूला, U1 + AT1, V2 हो जाएगा U2 + AT2, ऐसे चलते जाएंगे, और जो nth इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी VN इज इक्वल टू UN + ATN। इनको सबको ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे, V1 + V2 + V3 प्लस लास्ट VN हो जाएगा, ऐसे U1 + U2 + UN, और A इनमें से कॉमन लेके AT1 AT2 AT3 और लास्ट में ATN, इनमें से एक कॉमन लेके बाहर रख दिया हमने। अब इस इक्वेशन को डिवाइड बोथ साइड बाय n से डिवाइड कर दीजिए, यह n से डिवाइड कर दिया, ये होगा n से डिवाइड, इनिशियल वेलोसिटी को n से डिवाइड कर दिया, और इसको भी क्या कर दिया आपका, n से डिवाइड कर दिया। अब देखिए VD इज इक्वल टू, ये आपकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी की एवरेज थी सबकी, वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले तो एवरेज वेलोसिटी क्या आपकी 0 होती है। और ये T1 + T2 + Tn, इसको क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम,
यानी लगातार दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो उसको आप किसे दिखाएंगे टो से, रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ लिख दिया है वी डी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी एन अपॉन एन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देंगे इसको, और ये आपकी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी 0, और टी वन प्लस टी टू प्लस टी एन अपॉन एन, इसको आप क्या कह देंगे टॉर्क, रिलैक्सेशन टाइम टो। अब ये जो वैल्यू आई है किसकी, ये वी डी की, देखिए वी डी, इसके अंदर ए की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, ए की वैल्यू, ए आपने क्या निकाला था माइनस ई अपॉन एम, यहाँ ए की जगह रख देंगे, कैसे रखेंगे देखिए, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस ई अपॉन एम, किस में, इक्वेशन 3 में, इसमें ए की वैल्यू रख दी क्या, माइनस ई अपॉन एम, साथ में क्या आपका टो, रिलैक्सेशन टाइम, तो ये आपकी क्या जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 27th क्वेश्चन, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट कंडीशंस फॉर इट। 1 मार्क का ये डेफिनेशन और 2 मार्क की कंडीशन बतानी है आपने, इसके अंदर क्या है। तो यहाँ देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट रे बैक इनटू इट्स ओरिजिनल मीडियम, अपने मीडियम में वापस आना, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द इंटरफेस ऑफ ए सेकेंड मीडियम, उसमें से पास ना हो। जैसे जनरली क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो या तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल या बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन क्रॉस कर जाएगी। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट जो है इंटरफेस से बाहर जाने की बजाय वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, वापस उसी मीडियम में, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये मान लीजिए इंटरफेस है किस किस के बीच में, नीचे आपका वाटर है, ऊपर क्या आपकी एयर है, ठीक है, और सपोज की लाइट जा रही है, ये इंसिडेंट रे आपकी यहाँ आई और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यों, वाटर आपका क्या है डेंसर मीडियम और एयर आपका क्या है रेयर मीडियम है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे है। नेक्स्ट केस में क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, और इतना बड़ा कर दिया उसको कि ऐसी कंडीशन आई कि जो रे जो है ना दैट ग्रेजेज अपॉन द इंटरफेस, यानी इंटरफेस की बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पे दोनों का इंटरफेस किसका, वाटर का और एयर का, इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये एंगल जो उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी क्रिटिकल एंगल पे क्या हो जाएगा, रे जो है, जो रिफ्रैक्टेड रे आपकी रिफ्रैक्टेड रे, वो दोनों इंटरफेस की बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। ये एंगल θ1 था, θc थोड़ा सा एंगल को और वैसे θ2 करेंगे, θ3 करेंगे, फिर एक एंगल ऐसा आएगा θc जिस पे रे इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगी। अब इससे ग्रेटर अगर आपने एंगल को कर दिया, θc से भी अगर आपने कोई एंगल बड़ा ले लिया और, तो उस केस में क्या होगा, रे जो है ना तो रिफ्रैक्ट होगी ना इंटरफेस के पैरेलल होगी, वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। उसी मीडियम में वापस आ रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पे, और इसको आप क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें कंडीशन क्या बनी, एक पहली कंडीशन तो ये बनी कि रे जो है ना किससे जानी चाहिए भाई, डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, डेंसर से किस में जानी चाहिए, रेयर मीडियम में। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आपका क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। लिखा हमने आगे, देखिए क्या, द टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, और दूसरी कंडीशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द बाउंड्री या इंटरफेस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। 28th क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाला पार्ट करते हैं इसका। कैलकुलेट मोमेंटम, स्पीड एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 110 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 110 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
उसका आपने मोमेंटम बताना है, स्पीड बतानी है और डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। देखिए सॉल्यूशन इसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी गिवन है 110 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया किससे 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल। आप चाहो तो सिंपल 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल करके कर सकते हो, जल्दी अगर कैलकुलेट करना है तो ये कन्वर्ट होने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा आपका 1.7622 जूल हो जाएगा। क्या काइनेटिक एनर्जी जूल में कन्वर्ट हो गई है। आपने मोमेंटम फाइंड आउट करना है, स्पीड बतानी है और डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के और p इज इक्वल टू 2m के सारे का क्या कर दिया रूट कर दिया 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी आप चाहो तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 करके थोड़ा इजी कर सकते हो कैलकुलेशन को। फिर आपका काइनेटिक एनर्जी जो हमने निकाली थी 1.76, इसको भी अगर आप छोटा करना चाहो तो आप इसको 1.8 करके 10 की पावर -17 कर लेना, थोड़ा ठीक हो जाएगा। जब इनको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद जैसे इनकी सबकी कैलकुलेशन के बाद 3.209 10 की पावर -47 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या बनेगा आपका ये 5.665 10 की पावर -24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया मोमेंटम। अब वेलोसिटी के लिए क्या करते देखिए, p इज इक्वल टू मोमेंटम क्या होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोमेंटम बाय मास। मोमेंटम अभी हमने निकाला था, यहाँ रख दिया मोमेंटम की वैल्यू। मास इलेक्ट्रॉन का पता है, कैलकुलेशन करने के बाद ये वेलोसिटी आ जाएगी 6.219 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट निकालते हैं हम डी ब्रोगली वेवलेंथ, और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आपका h/p, h क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रख दी। फिर इसको अगर थोड़ा इजी करना चाहते हो तो आप इसको 6.63 कर सकते हो, इसको भी अगर आप चाहो तो 5.7 कर लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर बनेगा 1.169 10 की पावर -10 मीटर। 29th क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर गिवन सर्किट। इस सर्किट के लिए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। देखिए यहाँ ये इस ढंग से कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसको हमने C1 कह दिया, ये आपका C2 है, ये C3 इसको क्या कह दिया C4 कह दिया। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें ना तो क्या हो रखा है इसके अंदर, पॉइंट ए के ऊपर देखिए, पॉइंट ए के ऊपर कौन होगा आपका C1 आके ऐड हो गया है, और पॉइंट ए के ऊपर यहाँ से देखिए ये और ये दोनों ये किसके ऊपर चले गए, पॉइंट बी के ऊपर जा रही इधर ये दूसरे पॉइंट के ऊपर चल जाएंगे। इसको मान लीजिए हम पॉइंट सी कह देते हैं एक बार, और ए के ऊपर बाकी दो कहाँ से चले गए देखिए ये और ये कहाँ पे चले गए ए पर, ये ए पे चले गए। ए पे कहाँ से गए देखिए, दोबारा से बताता हूँ, इस पॉइंट ए पे यहाँ से क्या आ गया C1 आ गया, और यहीं पॉइंट ए पर क्या आ गया आपका C2 और C3 से भी आ गया, यानी कि पॉइंट ए पर C1 C2 C3 दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। सपोज कीजिए हमने इस पॉइंट को C कह दिया यहाँ पे देखिए C1 C2 यहाँ से आ गए दोनों, और यहाँ से क्या आ गया आपका C3, यानी C1 C2 C3 इस पॉइंट को मान लीजिए मैं C कहता हूँ, इसको C कह दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इन पॉइंट ए और C के बीच में आपका 5 ओम का 10 ओम का और 15 ओम का पैरेलल में है। उसके बाद आगे C4 जो है इनकी क्या है सीरीज़ में है, वो हमने आगे किस में दिखा दिया है, सीरीज़ में दिखा दिया, आगे सीरीज़ में आगे। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ C1 C2 C3, C1 C2 C3 जब पैरेलल में है, C1 आपका कितना है 5 ओम है, 10 ओम है, 15 है, तो क्या कर देंगे 5 + 10 + 15 क्या हो जाएगा 30 माइक्रोफैरड हो जाएगा। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं अब एक किस्म से ये एक सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने क्या कह दिया C डैश कह दिया हमने इसको, और इसकी वैल्यू कितनी है 30 माइक्रोफैरड, और ये C4 भी आपका क्या है 30 माइक्रोफैरड। यानी ये कह दें कि C डैश और C4
दोनों आपके क्या है, सीरीज़ में है। C' और C4 किस में आपके, सीरीज़ में है। जब सीरीज़ में होते तो क्या कर देंगे, C' इंटू C4 अपॉन C' प्लस C4। अब C' कितना निकाला आपने, 30। C4 भी आपका कितने का है, 30 का है। तो 30 इंटू 30 अपॉन 30 प्लस 30, 30 इंटू 30, 30 30 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 और 2 15, यानी आंसर क्या जाएगा आपका 15 माइक्रो फैरेड। 31st क्वेश्चन केस स्टडी का। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one type of charge and silk acquires other type of charge. This true for any pair of objects that are rubbed with each other to be electrified. Now electrified glass rod is brought in contact with silk cloth which was rubbed earlier. They no longer attract each other. They also do not attract or repel other light pieces of paper and other such objects. Thus charges they acquire by rubbing get lost when they come in contact with each other. ये दे रखा है मेटल, लेकिन इसके बगैर आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते हो बिना कुछ किए। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू कोम इन ड्राई एयर इट गेट्स चार्ज। जब आप सूखे बाल के अंदर कंघी करते हैं, इसके ऊपर चार्ज आता है कोम के ऊपर, तो किसके कारण आया चार्ज आपका, वो उस ड्यू टू किसके कारण, वो आपका फ्रिक्शन के कारण। अब इस पैरा के अंदर भी इस तरह की बात है, फ्रिक्शन बस। सेकंड, विच पार्ट ऑफ एटम फिजिकली मैनिपुलेटेड इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा एटम का कौन सा पार्ट जो है मैनिपुलेटेड होता है इसके अंदर, तो वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड जो है, इन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, 3 बॉल्स KLM, इनके ऊपर चार्ज 1 कूलाम, 3 कूलाम एंड 4 कूलाम, यानी ये बॉल आपकी K है, ये L है और ये M है, ये इनके ऊपर चार्ज। द बॉल K फर्स्ट इन कंटेक्ट विद बॉल L, पहले K और L को कंटेक्ट में लिया। K और L जब इकट्ठे हुए आपके KL, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा आपका, टोटल चार्ज K और L का दोनों का 1 + 3 यानी कि 4 कूलाम। और इकट्ठे होने के बाद दोनों के अंदर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी K के ऊपर भी और L के ऊपर भी, दोनों के ऊपर चार्ज आपका क्या हो जाएगा 4C/2 यानी कि 2 कूलाम। यानी कि अपने को तो मतलब किससे, K से है, यानी K के पास अब चार्ज कितना हो गया, 2 कूलाम हो गया है। अब क्या होता है, एंड देन विद M, और फिर ये K वाली बॉल किसके पास पहुंच गई, M के पास, यानी K और M दोनों इकट्ठे हो गए। अब K के पास चार्ज कितना है 2 कूलाम, M के पास कितना है 4 कूलाम, दोनों का कितना हो जाएगा 6 कूलाम। अब फिर दोनों आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बराबर बराबर कर लेंगे, यानी K और M दोनों के पास कितना हो जाएगा 6C/2 यानी कि 3 कूलाम। यानी ये कहेंगे कि पूछा तो इसने किसका है, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन बॉल M के पास कितना चार्ज हो जाएगा आपका 3 कूलाम चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये इसके ओर में, वाई वी ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक शॉक ऑन टचिंग ए मेटेलिक डोर हैंडल आफ्टर मूविंग ऑन ए फ्लोर विद कारपेट ऑन इट। वी ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम ए मेटेलिक डोर हैंडल आफ्टर वॉकिंग ऑन ए कारपेट पे चलने के बाद। क्यों? बिकॉज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिल्ट अप ऑन आवर बॉडी, फ्रिक्शन के कारण अपने जूते जो उनसे शूज से, एंड द डोर हैंडल प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर दीज एक्सेस इलेक्ट्रॉन। इन एक्सेस इलेक्ट्रॉन से जो डोर जो उससे एक पाथ मिलेगा इलेक्ट्रॉन के लिए टू डिस्चार्ज सडनली, एकदम से डिस्चार्ज होने के लिए, क्रिएटिंग ए टिनी नोटिसेबल करंट, जिससे आपको एक हल्का सा जो नोटिस हो जाए ऐसा करंट आपको महसूस होगा। क्वेश्चन 32 का और वाला पार्ट है ये, क्वेश्चन 32 का और वाला पार्ट क्या है, केस स्टडी का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स शुड बी डन फॉर न्यूक्लियर पावर to use as clean and sustainable energy source.
In both nuclear fission and fusion, large amount of energy is released, but along with that radioactive waste is produced that may be hazardous, खतरनाक. So to make it sustainable, we need such techniques which can reuse waste radioactive material and more material can be used as fuel. इस पैराग्राफ को देख के, केस स्टडी को, केस को देख के अपने क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं. हालांकि इन क्वेश्चन को जब करोगे तो इसकी स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं, आप सीधे इनके आंसर बता सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज़ मोस्टली यूज्ड इन फ्यूजन रिएक्टर्स एज ए फ्यूल. फ्यूजन रिएक्टर के अंदर किस फ्यूल का आप यूज़ करते हो? आपका कहता है U-235 यूरेनियम. और एक बार ये देखते हैं, चलो सेकंड देखते हैं. राइट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन. और नेक्स्ट है व्हाट आर रेडियो एक्टिव मटेरियल. ये दो क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए देखिए, 2 क्वेश्चन आर देयर. ये यहाँ पे आपके ये रहे. पहला क्या आपका, ये पहला है राइट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन. इसका आंसर देखिए. द बेसिक डिफरेंस इज दैट न्यूक्लियर फ्यूजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई. हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस का 2 या उससे ज़्यादा लाइट न्यूक्लियाई के अंदर स्प्लिट हो जाना. वाइल न्यूक्लियर फ्यूजन इज द कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस. और आपका फ्यूज़न के अंदर क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा हल्के एटॉमिक न्यूक्लियर मिलकर कोई हैवियर न्यूक्लियस बनाएंगे. इन फ्यूजन ए लार्ज न्यूक्लियस इज ब्रोकन अपार्ट, वाइस इन फ्यूजन स्मॉल न्यूक्लियाई आर ज्वाइंट टुगेदर. ये आपका सेकंड क्वेश्चन था. इसमें थर्ड सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स. व्हाट आर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स. Radioactive materials are substances containing unstable atoms. वो सब्सटेंस जो अनस्टेबल हैं, जिनको आप रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं. दैट अंडरगो स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर डिके, जिनमें लगातार न्यूक्लियर डिके होता रहता है. रिलीजिंग एनर्जी एज आयोनाइजिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज अनटिल दे बिकम स्टेबल. यानी तब तक उनके अंदर कंटिन्यूस डिकेइंग होती रहेगी जब तक वो स्टेबल एटम के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाते. दीज मेटल्स कैन बी नेचुरली ओकरिंग सच एज यूरेनियम और रेडियम. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, वो आपका ये, हाउ टू फाइंड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. एनर्जी किसकी, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. और ये डेल्टा एम आपका क्या है, मास डिफेक्ट. और मास डिफेक्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. और इसके और में दूसरा क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट, राइट एनर्जी इक्वलेंट टू 1 AMU. तो 1 AMU इज इक्वल टू 931 MeV. क्वेश्चन 35 देखिए, व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, पहले तो ये देखिए. तो यहाँ लिखा देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई एम इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन. जिससे आपको पता चले डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन का ऑफ ए मटेरियल इन रेस्पॉन्स टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसका पता चले, वो आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई एम. इसके बाद
ये तो थी डेफिनेशन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। क्वेश्चन के आगे न्यूमेरिकल अभी इसमें देखिए, एन आयरन रोड ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 5 × 10⁻³ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है, यानी कि ये आपकी क्या है SIM इज इंसर्टेड इन ए सोलोनाइड हैविंग, ये N हो गया 4000 टन्स पर मीटर एंड कैरीज ए करंट, ये आपका क्या हो जाएगा I। कैलकुलेट, यानी कि चीज़ें आपको दे रखी हैं, आपने क्या बताना, सबसे पहले मैग्नेटिक इंटेंसिटी बतानी है। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी N × I, नंबर ऑफ टर्न्स 4000, I की वैल्यू 2.5, तो क्या बन जाएगा 10,000 एम्पियर पर मीटर, ये हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सीधा फॉर्मूला H = NI। सेकेंड क्वेश्चन इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सोलोनाइड, अब बताने हैं अपने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, B = μ0 × 1 + ψm × h। μ0 की वैल्यू रख दी 4π × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, फिर 1 + 5, 1 तो ये होगा ये 1, और ψm यहाँ पे क्या है 5 × 10⁻³ दे रखा है, गिवन है। h की वैल्यू हमने निकाली अभी, h की वैल्यू 10,000। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी नियरली इक्वल टू होगा 6.28 टेस्ला। सेकेंड पार्ट हुआ। फिर आगे से पूछता क्या, व्हाट विल बी दीज वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ क्या होंगी व्हेन आयरन रोड रिमूव्ड फ्रॉम द सोलोनॉइड, अगर सोलोनॉइड से आयरन रोड को निकाल दें तो फर्स्ट पार्ट की बात देखिए, यानी कि दोनों आंसर आपने कब बताने हैं, जब आयरन रोड को सोलोनॉइड में से निकालते तो पहले तो क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी सेम रहेगी वही, क्या H = 10,000 एम्पियर पर मीटर। क्यों मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो डिपेंड करती है सिर्फ सोलोनाइड की प्रॉपर्टी पे, इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उसके अंदर मटेरियल क्या है, तो ये आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी जो पहले थी वही। बात रहेगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होगा। अब क्या देखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है, नाउ सोलोनाइड कंटेन्स एयर, अब आयरन निकाले तो उसके अंदर सोलोनाइड में क्या एयर है, और एयर के लिए या वैक्यूम के लिए ψm मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी नियरली किसके इक्वल होती है, नियरली ψm जो है वैक्यूम के लिए या एयर के लिए नियरली इक्वल टू क्या होती है आपकी 0, यानी नियरली इक्वल टू 0। इट मीन्स ये फॉर्मूला अगर हम कहें, ये ψm अगर हो जाएगा 0 हो जाएगा तो B = क्या बन जाएगा आपका μ0 × h, ये बनेगा। और यही लिखा हमने B = μ0h, μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 और h आपने निकाला था 10,000। इनको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली इक्वल टू क्या बनेगा आपका 0.01257 टेस्ला। क्वेश्चन 35 का कंपिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए, ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज ए करंट 2 एम्पियर, ये दिखा रखी है आपकी, ये वायर है, 2 एम्पियर करंट है, लेंथ 1.5 मीटर और मास कितना है इसका 200 ग्राम। इट इज़ सस्पेंडेड इन मिड एयर के अंदर सस्पेंड कर लटकी हुई है, बाय ए यूनिफॉर्म ओरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण, यूनिफॉर्म ओरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है डायरेक्टेड इनटू द पेपर है, और ये आपका करंट है। इट मीन्स आपका करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितने का 90 डिग्री का है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये आपका मास है, ये तो मास है इसका वायर का, ये इसकी लेंथ L हो जाएगी और ये यहाँ पे करंट क्या है I। अब अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स, वायर जो सस्पेंड है मिड एयर के अंदर, तो अपवार्ड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बैलेंस द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, मैंने कर रखा, देखिए अपवार्ड मैग्नेटिक फील्ड
और डाउनवर्ड के आपका ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्ड होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एफ जी इज इक्वल, फिर एफ जी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के, ग्रेविटेशनल फील्ड। और मैग्नेटिक फोर्स जो बनेगा वो आपका क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। अब ये बात बताई थी अभी, वायर इज ओरिजेंटल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, पेज के अंदर की तरफ है, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा 90। और आपके मैग्नेटिक जो फोर्स है वो और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के आपके इक्वल हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या लिख दिया हमने, बी आई एल, वैसे तो बी आई एल साइन थीटा था, लेकिन यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, थीटा 90 है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इट मीन्स एफ बी जो आपका क्या बच जाएगा, बी आई एल, यानी ये कह देंगे बी आई एल इज इक्वल टू एम जी। अब एम 200 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया 0.2 kg, एल 1.5 मीटर है, आई 2 एम्पियर है। इन वैल्यूज़ को रख दिए बस इसके अंदर, डी की जगह बी, आई की जगह 2 एम्पियर, ये फिर 1.5 मीटर लेंथ थी, ये आपका मास 0.2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, ये 1.5 × 3 भी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1.96, और यहाँ से फिर b इज इक्वल टू 1.96/3, ये हो जाएगा आपका 0.653 टेस्ला के इक्वल हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, इन द सर्किट, ये सर्किट यहाँ दिखा रखा है, द करंट इज टू बी मेजर, करंट को मेज़र करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट इफ़ द एमीटर शोन इज, ये एमीटर शो कर रखा है, इसके अंदर आपने करंट की वैल्यू बतानी है। दो केस हैं ए और बी। फर्स्ट केस क्या है, इज़ ए गैल्वेनोमीटर, यानी कि ये जो आपका अमीटर है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, गैल्वेनोमीटर की तरह, विद रेजिस्टेंस आर जी 60 ओम, यानी अगर इसको गैल्वेनोमीटर माने तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है आपका, इसको क्या कहते हैं, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, एक गैल्वेनोमीटर की तरह बिहेव कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम है। करंट बताना आपने इसके अंदर। अब यहाँ देखिए टोटल करंट, अब देखिए इसकी अगर बात करूँ तो ये रेजिस्टेंस इसका गैल्वेनोमीटर का 60 ओम, इसके सीरीज़ में क्या लगा हुआ है 3 ओम का एक रेजिस्टेंस और है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा आपका आर डैश, आर प्लस आर जी, यानी कि 3 + 60 यानी कि 63। और करंट किसके इक्वल होता है आपका, वी अपॉन आर डैश, वी कितना आपका 3 वोल्टेज, ये देखिए 3 ओम 3 वोल्ट, और आर डैश हमने 63 निकाला है, तो क्या बनेगा 1/21, जो कि नियरली इक्वल किसका आ जाएगा आपका 0.476 एम्पियर। ये तो इस फर्स्ट केस की बात। सेकंड केस में क्या है, इज ए गैल्वेनोमीटर, अब ये गैल्वेनोमीटर है और इसके अंदर क्या कहा है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या कह दिया, गैल्वेनोमीटर आपका ये डिस्क्राइब्ड इन, जो ए में बताया वही गैल्वेनोमीटर है, ये जो ए में बताया था वही गैल्वेनोमीटर है, यानी कि आर जी यहाँ पे आपका 60 ओम है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, बट कन्वर्टेड टू एन अमीटर, इसको अमीटर में कन्वर्ट कर दिया किससे, बाय ए शंट रेजिस्टेंस आर एस, यानी ये आपका गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है और शंट किसमें लगता है, पैरेलल में लगता है, यानी ये आपका आर एस, और आर एस कितना दे रखा है 0.02 ओम, और जी आपको पता ही है आर जी, इसका रेजिस्टेंस कितना आपका 60 ओम है। तो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका, फिर करंट आएगा। देखिए आर जी 60 ओम है, आर जी 60 ओम, आर एस 0.02, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R1 + 1/R2 वाला फार्मूला करके क्या होता है आपका ये आर जी इंटू आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस, 60 इंटू 0.02, 60 + 0.02, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका 1.2 हो जाएगा, ये आपका 60.02, कैलकुलेट करेंगे तो नियरली वैसे आएगा ये 0.019999 ऐसे आएगा, हमने इसको नियरली क्या कह दिया 0.02। अब आगे देखिए इसमें, यानी कि इस सारे सिस्टम का इसका रेजिस्टेंस आपका क्या बन गया, आपका इसका रेजिस्टेंस अगर देखें तो ये बन गया आपका 0.02। अब ये जो रेजिस्टेंस बना ये अब किसके 3 के किस में सीरीज़ में, तो 3 ओम इसके सीरीज़ में, यानी कि अब रेजिस्टेंस अगर हम आर डैश कहें तो क्या बनेगा आपका ये वाला आपका 3 ओम प्लस जो गैल्वेनोमीटर का टोटल निकाला शंट लगाने के बाद आपका क्या था 0.02, सीरीज में दोनों, तो अब ये रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 3.02 ओम। अब करंट बताएंगे, तो करंट के लिए वही फॉर्मूला I = V/R डैश, V आपका कितना है 3 और ये आपका है
3.02 आर डैश अभी निकाला है, तो इज इक्वल टू करंट जो है ये आपका बनेगा 0.99 एम्पियर करंट इसके अंदर हो जाएगा। अब ये जो आपका सेकंड, ये यही गैल्वेनोमीटर इज एन आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस। अब ये जो आपका गैल्वेनोमीटर था आइडियल एमीटर हो गया है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका 0 हो गया है। यानी इस केस में, अब थर्ड इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इस केस में आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा। अब ये तो रेजिस्टेंस 0 हो ही गया है, रेजिस्टेंस क्या बनेगा फिर आपका, सिर्फ यही रहेगा ये वाला 3 ओम। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका 3 + 3 यानी कि 3 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस टोटल यही। और करंट आपका वही फिर क्या V/R यानी कि 3/3 क्या हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। किस केस में, जब ये आइडियल एमीटर की तरह बिहेव कर रहा है, इट मीन्स इसका रेजिस्टेंस क्या है 0 है उस केस में।